हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अजय नहीं है सिर्फ, तो अजय लेट ज्वाइन करेगा। लेट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कोई नहीं, हम शुरू करते हैं। उनको बाद में रिकॉर्डिंग दे देंगे हम। शायद 10:30 बजे वो ज्वाइन करेंगे हमें। चलो, आज नया मॉड्यूल शुरू करेंगे। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के हमारे 4 लेक्चर्स होंगे और उसके बाद फिर अराउंड 12 लेक्चर्स स्टैटिस्टिक्स के होंगे। मैथ मैथ में हम क्या क्या लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी है, लीनियर अलजेब्रा है। तो लीनियर अलजेब्रा में ही वेक्टर्स और स्पेसेस, मैट्रिसेस वगैरह आती है, जो कि ऑलरेडी हम थोड़ा सा कर चुके हैं। मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर से हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पढ़ेंगे, ताकि जब हम लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट करेंगे, जब मशीन लर्निंग शुरू होगा, तब आपको ज़्यादा पता चलेगा कि एग्जैक्ट इसका एप्लीकेशन क्या है। बट अभी के लिए मैं बताऊं, लीनियर अलजेब्रा का एप्लीकेशन हमारे डेटा साइंस में क्या है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन एक कंसेप्ट है, या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो वो हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट आवर इक्वेशन ऑफ बेस्ट फिट लाइन। अभी के लिए आपको शायद ये समझ में ना आए जो मैं अभी बोल रहा हूँ, बट धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ कंसेप्ट देखते हैं, और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में पढ़ाता हूँ आपको कंप्यूटर विजन का, ताकि आपको एप्लीकेशन भी क्लियर हो जाए। बट अभी एप्लीकेशन डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उसी में हमारा वक्त जाएगा। तो यहाँ पे अभी के लिए व्हाट का जवाब ढूंढते हैं हम, व्हाट, और व्हाई का जवाब हम मशीन लर्निंग में देख लेंगे कि इसको कैसे यूज किया है हमने वहां पे लीनियर अलजेब्रा को। और आज ही हम वाई का जवाब थोड़ा सा देख लेंगे, कंप्यूटर विजन में हम कैसे यूज करते हैं उसको। मैंने वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन उसका यहाँ पे देखो, मैट्रिसेस का, कि इमेज को हम एक्चुअली एज अ मैट्रिसेस रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन 0 to 255 पिक्सल्स। हर एक इमेज, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो, चाहे वो कलर्ड इमेज हो, कलर्ड इमेज में सिर्फ 3x3x3 ऐसा करके मैट्रिसेस आ जाएगा, और 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स होगा। आरजीबी पैनल होंगे उसमें। आज इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको इतना जानना है कि इमेजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। एक मैट्रिसेस, यहाँ पे देखो, एक इमेज है, और ये वाली मान के चलो कि इमेज का मैट्रिक्स में कन्वर्जन किया है हमने। यहाँ पे एक फिल्टर लगाया है, तो फिल्टर एज डिटेक्ट करता है, वो ये जैसे यहाँ पे। तो ये है एप्लीकेशन हम इमेज का पढ़ेंगे आज ही, लीनियर रिग्रेशन का। बट जब हम मशीन लर्निंग शुरू करेंगे उस समय पर। राजेश, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, अगर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ओ सॉरी। ठीक है, अभी अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए, ये वाला मैं दिखा रहा था आपको। मैंने जो बोला कि इमेज का कन्वर्जन हम मैट्रिक्स में करते हैं, यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया, यहाँ पे आउटपुट आ गया उसका। मैट्रिसेस का काफी यूज है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है कि टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है हमें। हमें सिर्फ एल्गोरिदम इंपोर्ट करना पड़ता है। बैकएंड में एल्गोरिदम खुद से ही काम करता है वो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से तैयार होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो तैयार होते हैं वो जनरली आइजन वेक्टर्स और आइजन वैल्यूज के ऊपर होते हैं। वो हम फिर से पढ़ेंगे जब मैं आपको पीसीए समझाऊंगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तब वो ज्यादा इंट्यूटिव रहेगा, और उस समय
आपको डिटेल में पता भी चल जाएगा। बाकी आज के लेक्चर में इंटरव्यू के सवाल काफी कम निकलने वाले हैं डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। लीनियर रिग्रेशन कैसे इंप्लीमेंट होता है, जब हम वो पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। चलो, लीनियर अलजेब्रा में हम पढ़ते क्या है? लीनियर अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं। एक तो लीनियर इक्वेशंस और their representation through matrices. लीनियर इक्वेशंस मतलब mx प्लस सी एक लीनियर इक्वेशन है, 2x लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन हम आते हैं वहां पे। ये एक्चुअली काइंड ऑफ रिवीजन है आपके 9th स्टैंडर्ड, जब बहुत साल पहले आपने पढ़ा है वो। बट ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है? तो अगर आपको इमेजिन करना है कि लीनियर इक्वेशन होता है क्या है, तो एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन होती है, कुछ नहीं होता है। एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन होती है, दैट्स इट, स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशंस क्या है? वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। हम पढ़ेंगे अभी वो कैसे बनाते हैं। और एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला ही यही है, जो हम मशीन लर्निंग मॉडल्स बोलते हैं। y इक्वल्स टू mx प्लस b इज अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। नाम बड़े बड़े हैं, बट बैकएंड में यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वहां पे। काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम, 4 दिन लगाएंगे सिर्फ लीनियर रिग्रेशन पढ़ने के लिए। तो ये फॉर्मूला की जड़ तक जाएंगे हम, इस फॉर्मूला की, ठीक है। अब ये 2 डायमेंशनल के लिए, 2 डायमेंशनल के लिए मतलब कि सिर्फ वहां पे एक्स और वाई एक्सिस है, वहां के लिए लाइन कैसे बनाएंगे आप? तो y इक्वल्स टू mx प्लस बी ऐसी लाइन बनाएंगे। बट अगर 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल है तो इसके डायमेंशंस भी बढ़ जाएंगे। बस यहाँ पे क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 प्लस b बायस टर्म ऐड करते हैं हम यहाँ पे, मतलब कांस्टेंट mx प्लस सी का मतलब यहाँ पे b है, b मतलब बायस, c मतलब कांस्टेंट, वो सेम है, दोनों सेम है। ये m जो है इसका कोएफिशिएंट है, x, इस x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है ये। अगर वेरिएबल्स बढ़ते हैं, वेरिएबल्स बढ़ना मतलब क्या? नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ना। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते हैं, 2 डायमेंशनल की जगह पे वो 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल ऐसा होगा। यहाँ पे x1 x2 x3 x4 इतने वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे। इसका सिर्फ इक्वेशन एक्सपांड होगा 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल के लिए, वो भी हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि लीनियर रिग्रेशन, सॉरी, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी कैसे होता है वो हम डिटेल में काफी पढ़ेंगे, ठीक है। 1-2 मिनट दे दो मुझे सर। स्ट्रेट लाइन कैसे तैयार होती है ये इक्वेशन यूज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले पढ़ते हैं वेक्टर्स और स्पेसेस क्या है। तो वेक्टर हमने क्या पढ़ा था बचपन में, किसी को याद है? वेक्टर और स्केलर्स क्या होता है? वेक्टर को डायरेक्शन होती है और स्केलर को डायरेक्शन नहीं, सिर्फ उसकी वैल्यू होती है। हाँ, उस राइट राइट, इसकी डायरेक्शन होती है, वहां पे डायरेक्शन नहीं होती है, उसका सिर्फ एक वैल्यू होता है, स्केलर वैल्यू होता है, राइट। वैल्यू इज नॉट एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन in case of scalars, but in vectors, vector represents a quantity that has a direction। एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब एक वैल्यू है, एक, जैसे वेट है, वेट एक स्केलर है या वेक्टर है? कोई बताएगा? स्केलर है। वेट स्केलर है। स्केलर ही होगी। वेट स्केलर है?
और मास mass मास वेक्टर है। हाँ, कंफ्यूजन। नहीं, मास भी स्केलर ही आएगी। एक्चुअली मास स्केलर है, वेट वेक्टर है, ठीक है। वेट वेक्टर है, क्यों वेक्टर है? फोर्स m into g, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको ऐड होता है। हाँ, एक्चुअली वेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐड होता है, जबकि वो अर्थ पे है। अगर मून पे है तो उसका वेट अलग होगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी है ही नहीं, काफी मतलब लगभग जीरो है। बट मास है, मास इज अ स्केलर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक बार देख लो फिर से, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, स्केलर क्वांटिटीज क्या है। ये कोई पूछने वाला नहीं है, बस हम बेस बना रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को लगता होगा अरे यार ये क्या शुरू हो गया, कुछ नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। भूल भी गए हैं, डोंट वरी, राइट। हम सब पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि अरे पहले पढ़ाया गया था, अब मुझे तो डाउट आ गया है, अब मैं कैसे पूछूं। नहीं, आपको पूछना है और हम वो भी डिस्कस करेंगे कितना भी बेसिक डाउट क्यों ना हो इसमें। स्केलर और वेक्टर, स्केलर को वॉल्यूम होता है, सॉरी स्केलर को हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है वेक्टर से। तो वेक्टर क्या है? इट्स रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी दैट हैज अ डायरेक्शन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, किस वेक्टर का एग्जाम्पल क्या है, वेक्टर किसे बोला जाता है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि इफ अ बोट इज मूविंग नॉर्थ ईस्ट 5 miles पर आवर, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, दोनों के बीच की डायरेक्शन जो होती है उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, इसमें एक बोट 5 miles पर आवर की रफ्तार से वो बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर of the boat's velocity as a 5 unit long vector in the northwest direction। अब यहाँ पे जो हम वेक्टर बनाएंगे वो 5 यूनिट होगा, 5 यूनिट में, अगर क्योंकि यहाँ पे तो माइल्स में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे कोई भी एक यूनिट असाइन करेंगे। यूनिट शुड बी प्रोपोर्शनेट विद दी आवर ओरिजिनल यूनिट। ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, 1:100 करो, 1:1000 करो यूनिट में। तो 5 miles, तो 5 मान के चलो, 5 सेंटीमीटर के लिए 5 miles हमने डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे वो एक लाइन ड्रॉ कर दी इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। A n-dimensional vector exists in, you guessed it, n-dimensional space. For instance, the boat can be simplified into an object that exists in 2-dimensional space, northeast direction, north साउथ डायमेंशन एंड ईस्ट वेस्ट डायमेंशन। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, उसमें वो बोट मूव हो रही है। तो ये हो गई आपकी स्केलर, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम फिर ये जो है ये इसको वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि इसको डायरेक्शन भी है। स्केलर मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट्स है। डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो इसलिए हम इस क्वांटिटी को स्केलर वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। We can imagine that the boat has moved 3 miles north and 4 miles east, such that it is moving 5 miles per hour in the northeast direction. We can imagine that the boat's velocity vector as x equal to 3,4। अगर मान के चलो कि शुरुआत में हमारी बोट 3 miles नॉर्थ गई है, 3 miles नॉर्थ, 1 2 3 miles नॉर्थ गई, और फिर 4 miles ईस्ट गई, 1 2 3 4, और यहाँ यहाँ पे आ गई अब ये।
तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है आपको, तो आप कैसे करोगे, 3,4 वेक्टर x एज 3,4। मतलब वेक्टर भी क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स फॉर्म में हमें वो मिल गया अभी, राइट। कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, दोनों है, बस उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म, ये इट इज आल्सो काइंड ऑफ मैट्रिक्स वेक्टर। यहाँ पे एक ही रो होता है या फिर एक ही कॉलम होता है, इसलिए हम उसको वेक्टर बोलते हैं, एग्जैक्ट मैट्रिक्स नहीं बोलते, बट वो काइंड ऑफ मैट्रिक्स ही है हमारे लिए। बट बहुत पर्टिकुलर डेफिनेशन वाइज जाना है आपको, तो एक मैट्रिक्स तैयार करो, उसमें सिर्फ एक ही रो या फिर एक ही कॉलम होना चाहिए, उसको फिर हम बोलेंगे वेक्टर। नॉर्मल नॉर्मल एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये 3 डेफिनेशन याद रखनी है आपको, ये 3। देखो, स्केलर में सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है और वो इंडिपेंडेंट होती है। डायरेक्शन, डायरेक्शन ही नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे कि मास है, मास चाहे अर्थ पे रहो चाहे मून पे रहो आप, मास आपका सेम रहेगा, बट वेट सेम नहीं रहेगा। मास इनटू वो ग्रेविटी होता है, वो सेम नहीं रहेगा, बट स्केलर सेम रहेगी, तो स्केलर की एक ही वैल्यू आती है। स्केलर ये क्वांटिटीज है, लेंथ है, लेंथ कहीं पे भी जाओ लेंथ तो सेम रहेगी, एरिया भी सेम रहेगा, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क, पावर, इसको बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटीज। आप बोलोगे कि याद रखना है क्या ये वाली चीजें, कुछ याद रखना नहीं है हमें, बस ये वाला याद रखना है। स्केलर में सिर्फ एक वैल्यू होती है, वेक्टर में एक रो होता है या फिर एक कॉलम होता है। एक कॉलम को या फिर एक रो को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम वेक्टर बोलेंगे। और मैट्रिक्स क्या होता है फिर, 2x2, 3x2, उसमें नंबर ऑफ रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं। मतलब नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है, सॉरी 1 है, या इस वाले में नंबर ऑफ रो 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 है। अब हम धीरे धीरे ये भी पढ़ेंगे कि वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लीनियर डिपेंडेंस क्या होता है और इंडिपेंडेंस क्या होता है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट्स कैसे निकालते हैं हम। हालांकि ये हमें इंटरव्यू में नहीं आएगा और कहाँ कहीं पे लगेगा भी नहीं, बट आपको सिर्फ बैक एंड वर्किंग आप पता होनी चाहिए, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट्स वगैरह। और जैसे बोला, इंटरव्यू में भी ये सवाल नहीं आते, सिर्फ आइजन वेक्टर, आइजन वैल्यूज के आ सकते हैं। वो आपको काफी इंट्यूटिव वे में मैं आपको पीसीए जब हम पढ़ेंगे तब ये देख लेंगे, ये वो सारे कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पे स्केलर क्या है, स्केलर इज सिंपली अ सिंगल नंबर, ये सिर्फ एक सिंगल नंबर होता है, कोई भी एक सिंगल नंबर उसको आप स्केलर बोल दो। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज ऑर्डर्ड अरे ऑफ नंबर्स, कैन बी इन अ रो और अ कॉलम, एक रो होता है या फिर एक कॉलम होता है, उसको हम वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर जस्ट हैज अ सिंगल इंडेक्स which can point to a specific value within a vector। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इस इतना रिप्रेजेंटेशन याद रखो। फिर आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, इट्स ऑर्डर्ड 2 डायमेंशनल अरे ऑफ नंबर्स। एक्चुअली कभी कभी 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल को भी हम जनरली इंटरचेंजेबली वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैट्रिक्स, बट वो टेंसर्स होते हैं, इसलिए मशीन लर्निंग में एक लाइब्रेरी है टेंसर फ्लो। अगर 3 डायमेंशनल आ रहे हैं, 4 डायमेंशनल आ रहे हैं, तो हम उसको टेंसर्स बोलते हैं। हमने बचपन में मैट्रिक्स तक पढ़ा था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या वगैरह वगैरह सब, राइट। बट यहाँ पे टेंसर्स भी होता है। डीप डीप लर्निंग में, कंप्यूटर विजन में सिर्फ हम यूज करते हो टेंसर्स।
यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर 2D अरे ऑफ नंबर्स एंड इट हैज 2 इंडाइसेस along x एक्सिस और along y एक्सिस, दो। मतलब ये डेटा फ्रेम है। बेसिकली मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे डेटा पांडास में जो डेटा फ्रेम होता है उसी को हम यहाँ पे अब मैट्रिक्स बोलेंगे। द फर्स्ट one point to the row and second one to the column. For example, m23 1 m23, अगर ऐसा हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये वाला -7, हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं उसको। m23 मैट्रिक्स, m for matrix 2 3। A matrix can have multiple number of rows or columns. Vector is also a matrix, देखो यहाँ पे लिखा है हमने explicitly, but only with one row or one column। अगर ये confusion काफी है तो वेक्टर एक्चुअली मैट्रिक्स ही है, बस उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, एक ही रो है या फिर एक ही मैट्रिक्स है तो उसको सिर्फ बोलेंगे वेक्टर। The matrix in the example in the yellow graphic is also a 2 by 3 dimensional matrix, 2 by 3। नंबर ऑफ रोज, पहले तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 by 3। अगर इसके एग्जैक्ट आपको साइज किसी को बतानी है, कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, और आप कंफ्यूज हो कि पहले नंबर ऑफ रोज बताओ या नंबर ऑफ कॉलम्स बताओ, तो बताना है हमें नंबर ऑफ रोज पहले। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, तो 2 by 3 मैट्रिक्स है। इस टाइप आप इसको मैट्रिक्स को बोल सकते हैं। मैट्रिक्स इन द एग्जाम्पल, राइट, हमने वो अभी देखा है। तो अगर आपको ये वाला रिप्रेजेंटेशन देखना है कि रो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एग्जैक्ट रो, तो देखो यहाँ पे म्यू एक मैट्रिक्स है, या फिर यम एक मैट्रिक्स है, यम इक्वल्स टू m11 m12 m13 m1n। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, m21 22 23, मतलब पहले रो का नंबर, फिर कॉलम का नंबर, फिर रो का नंबर, फिर कॉलम का नंबर, कॉलम की पोजीशन। इसके लिए क्या है, m2 सेकंड रो में है ये वाला एलिमेंट, राइट, और उसका कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, फर्स्ट है। बाकी सब देख लो। ठीक है, ये हो गया अपना मैट्रिक्स। एक सिंगल को हम मैट्रिक्स बोलेंगे, मल्टीपल को हम मैट्राइसेस बोलेंगे, MATRICES। हम टेंसर देखेंगे, टेंसर क्या होता है, और उसी के ऊपर हमारी एक लाइब्रेरी बेस्ड है, टेंसर फ्लो, डीप लर्निंग की है वो लाइब्रेरी हम 3 महीने बाद पढ़ेंगे, जब हम डीप लर्निंग शुरू करेंगे तब देखेंगे, आज नहीं। या फिर बीच में इसका कभी हम ये मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने वाले हैं, तो हमें वो सीधा लगेगा डीप लर्निंग में, तब हम फिर से यही कंसेप्ट रिवाइज करेंगे और टेंसर फ्लो सीखेंगे। टेंसर क्या है, टेंसर एज एन अरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड ऑन अ रेगुलर ग्रिड with a variable number of axes, वेरिएबल नंबर ऑफ एक्सेस, कितने भी एक्सेस, चाहे 1 2 3 4 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल, नंबर ऑफ एक्सेस मतलब एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, कितने भी एक्सेस हो सकते हैं।
A tensor has 3 indices where the first one point to the row, the second column and third one to the axis. 3 dimensional है तो इस टाइप, और 3 dimensional को फिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? T232 दो कॉलम और फाइनल थर्ड एक्सिस जो भी है आपका, मतलब सेकंड रो, थर्ड कॉलम और सेकंड एक्सिस, मतलब यहाँ का नंबर, सॉरी 1 और 2 यहाँ का नंबर, सेकंड एक्सिस। देखो यहाँ पे दिस रेफर्स टू द वैल्यू 0 इन द राइट सेंटर। 0 वैल्यू कहाँ पे है? नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। इमेजिन करो कि वो यहाँ पे कहीं होगी, सेकंड रो, थर्ड कॉलम के भी यहाँ पे पीछे है वो वैल्यू, सेकंड एक्सिस पे। तो ये फर्स्ट एक्सिस, ये सेकंड एक्सिस पे इसके पीछे हो, यहाँ पे और यहाँ पे जो भी ये कट होता है यहाँ पे एक्सिस साइड में होती है। और टेंसर ये अम्ब्रेला टर्म है। टेंसर कैन बी 1 डायमेंशनल, उसी को हम वेक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 6 डायमेंशन है, राइट? 1 2 3 4 5 6 डायमेंशन नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। फिर इसका डायमेंशन क्या है? 6/4 है वो। 1 2 3 4 5 6/4, और यहाँ पे 6/4/2। ये देखो यहाँ पे एक 2 एक्सिस है, और 6,4,2 टेंसर ऑफ डायमेंशन 6,4,2 ये डायमेंशन है उसका। तो टेंसर एक अम्ब्रेला टर्म है। टेंसर में मैट्रिक्स भी आता है, वेक्टर भी आता है, और मल्टी डायमेंशनल अरे भी आता है। क्योंकि हम इमेज को जनरली वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज, कोई भी एक इमेज है, बताता हूँ क्विकली। अभी इमेज है मान के चलो, और कलर्ड इमेज है। तो कलर्ड इमेज रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कलर्ड इमेज को थ्री डायमेंशनल अरे में किया जाता है। और ये अलग अलग पैनल्स होते हैं, जिसको हम आर बोलेंगे, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। बाकी सारे कलर्स इसी के कॉम्बिनेशन में तैयार होंगे। ये 3 जो मेन कलर्स है उसी के कॉम्बिनेशन में। तो ये एक टेंसर हो गया। और टेंसर के साथ प्ले करना है तो इस इमेज को एक्चुअली एक नॉर्मल इमेज का कन्वर्जन हम इस वाले रिप्रेजेंटेशन में करते हैं। ये पिक्सल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें वैल्यू 0 to 255 के बीच में, 0 कहीं पे होगा, कहीं पे 255 होगा। तो 0 to 255 ये वैरी करती है। और ये आपका इमेज रिप्रेजेंटेशन बन गया, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टली अल्फाबेट्स या फिर इमेजेस हमारा कंप्यूटर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, इसलिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर्स में। और फिर नंबर को हम एज ए इनपुट यूज करते हैं मॉडल बिल्डिंग में। मशीन लर्निंग का जो भी मॉडल है उसमें एज ए इनपुट इसको देंगे, ना कि ओरिजिनल इमेज को देंगे। इसलिए इसको प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्रोसेस करना पड़ता है हमें डेटा को। ये भी एक काइंड ऑफ प्रोसेस है। सेंटर क्रॉपिंग वगैरह हम कंप्यूटर विजन में काफी डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीजें।
टेंसर टेंसर एक बार देख लेंगे आप। टेंसर फ्लो नाम क्यों दिया है इसको, इस लाइब्रेरी? तो टेंसर्स क्या होते हैं कि मान के चलो कि एक सिंपल 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 टेंसर्स है, मतलब ये सिंपल टेंसर्स का मतलब एक एक यहाँ पे नंबर है। इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स कंसीडर इट एज अ नंबर। यहाँ पे अलग अलग नंबर है, तो इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इसको हम ऐड करेंगे इन तीनों को, इससे फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फ्लो डायग्राम तैयार हो रहा है। यहाँ पे हम डीप लर्निंग में देख लेंगे वो चीजें। फ्लो हो रहा है यहाँ टेंसर का फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, फाइनल तक। ये वाला फाइनल है, तो यहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको, फाइनल नंबर। तो ये टेंसर का फ्लो है। अगर डायग्राम दी है देख लेंगे एक बार। अब मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते रहते हैं उसमें, हर एक लेयर में। ठीक है, यहाँ पे नहीं है हमारे पास है वो एग्जांपल, हम देखेंगे उस समय। टेंसर्स का ये फ्लो होता है, ये इसी को न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं हम बाद में। टेंसर्स का एडिशन सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन मतलब ही वो टेंसर फ्लो है। अभी के लिए सिर्फ टेंसर क्या है उतना ही समझो। टेंसर क्या है, तो ये array ऑफ नंबर्स, इट कैन बी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल और इवन मल्टी डायमेंशनल। हम उसको टेंसर बोलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर को हम वेक्टर बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर टेंसर को मैट्रिक्स, और थर्ड ऑर्डर टेंसर को या फिर हायर ऑर्डर टेंसर्स को हम हायर ऑर्डर टेंसर्स बोलेंगे, थ्री और मोर इंडाइसेस अगर है तो उसके। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि आपको इसका डिफरेंस, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। फिर वेक्टर्स में भी वेक्टर क्या होते हैं, मैट्रिसेस क्या होते हैं और टेंसर्स क्या होते हैं। ये सब डेफिनेशन वाइज क्लियर है सब लोगों के लिए? यस सर। Yes, sir. Yes, yes, sir. गुड गुड गुड। चलिए, सिंपल सिंपल है टर्म्स, राइट? हम काइंड ऑफ रिवीजन कर रहे हैं हमारे 8th-9th स्टैंडर्ड में जो भी हमने पढ़ा है। कंप्यूटेशनल रूल्स, फिर हम उसको कंप्यूट कैसे कर सकते हैं, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे करेंगे मैट्रिसेस का। स्केलर का तो काफी सिंपल है, स्केलर एक ही क्वांटिटी होती है तो उसको मल्टीप्लाई करो। एडिशन सब्ट्रैक्शन वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक दो नंबर के बीच के ऑपरेशंस आपको पता है। बट अगर वही मैट्रिसेस से वेक्टर है तो हम देख लेंगे एक बार फिर से। If you multiply, divide, subtract or add a scalar to a matrix, you do so with every element of the matrix. अब यहाँ पे क्या है, स्केलर वर्सेस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। ये मैट्रिक्स है ABCD, एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको। तो अगर ऐसा कुछ करना है आपको, तो आप क्या करोगे, तो y को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स इट। यहाँ पे देखो, A इंटू वाई, B इंटू वाई, C इंटू वाई, D इंटू वाई। और इसी का एग्जांपल हम देखेंगे अब। 4837 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 4।
12, 8 into 3 24, 3 into 3 9 और 7 into 3 21। ये हो गया आपका स्केलर एंड वेक्टर या फिर स्केलर वैल्यू विथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये हम कैसे अचीव करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाय वेक्टर कैन बी थॉट ऑफ एज अ मल्टीप्लाइंग ईच रो ऑफ द मैट्रिक्स बाय ईच कॉलम ऑफ द वेक्टर, ईच रो मल्टीप्लाई बाय ईच कॉलम। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ पे वेक्टर कौन सा है और स्केलर कौन सा है, कोई बताएगा मुझे इन दोनों में से? सर स्केलर है नहीं, वेक्टर एंड मैट्रिक्स है। गुड। और कौन से है वेक्टर? वेक्टर है XY Vector is और XY. मैट्रिक्स है ABCDE। राइट राइट, वेरी गुड। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर ये XY है, एक रो होता है या फिर एक ही कॉलम होता है उसमें, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। और जहाँ पे मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स होते हैं उसको हम मैट्राइसेस बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, एक वेक्टर है, उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो ए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इसको अभी के लिए हम मैट्रिक्स ही बोलते हैं। तो ए इंटू एक्स हो गया, प्लस प्लस क्या है अब? बी इंटू वाई, बी इंटू वाई। फिर आता है सी इंटू एक्स, सी इंटू एक्स और डी इंटू वाई, फिर ई इंटू एक्स और एफ इंटू वाई। इसका एडिशन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? एक वेक्टर मिलेगा या फिर मैट्रिक्स मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। वेक्टर। हाँ, वेक्टर मिलेगा इसको। आप कैसे चूज करोगे कि वेक्टर मिलेगा यस मैट्रिक्स मैट्रिक्स मिलेगा? यहाँ पे क्या है ये बताओ, ये इसका शेप क्या है? 2 इंटू सॉरी 3 इंटू 3 into 2। 3 into 2, ये 3 मिलेगा। 3 इंटू 2 और इसका 1 नहीं, 2 into 1। 2 1। 2 इंटू 1। ये भी 2 into 1 नहीं, 3 into 1 बनेगा आगे। कौन सा? ये वाला 3 इंटू 2। 1, ये 3 तो into 1। 3/2 है राइट, ये वाला मैट्रिक्स 3/2 है। फाइनल बनेगा हमारा 3/1 का। और यहाँ पे बनेगा हमारा 3/1 का बनेगा ये वाला। तो ये 3/2 है और यहाँ पे 2/1 है, 2/3 और 2/1। तो ये 3 यहाँ से पिक करना है आपको, 1 यहाँ से पिक करना है और उसका फिर 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1। तो आगे जाके और भी हम इंट्यूटिव वे में इसको पढ़ेंगे ये कैसे क्रिएट हो रहा है। और आपको थंब रूल क्या पता होना चाहिए इसके लिए कि ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा हमें। हम आते हैं उसके ऊपर। पे देखो वही वही किया है उन्होंने, यम इंटू एन मैट्रिक्स। इसका थंब रूल क्या है? यम इंटू एन मैट्रिक्स, यम रोज है एन कॉलम से, यहाँ पे एन इंटू 1, एन इंटू 1 तो हमेशा ही रहेगा यहाँ पे मैट्रिक्स, एन डायमेंशनल क्योंकि ये वेक्टर है। तो फाइनली जो बनता है वो यम डायमेंशनल वेक्टर बनता है। अगर ऐसे कुछ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप तो ये फॉर्मूला ही है, यम डायमेंशनल, यहाँ पे वेक्टर ही मिलेगा आपको। सी जो होता है वो वेक्टर होता है। मैट्रिक्स को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा।
ये कितने डायमेंशनल का वेक्टर होगा, यहाँ पे लिखा है वो m डायमेंशनल। इसके जो भी रोज, नंबर ऑफ रोज है, सेम नंबर ऑफ रोज यहाँ पे भी होंगे, m डायमेंशनल। और यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे लिखा है, देखो एग्जैक्ट करेक्ट है कि नहीं, एक आप चेक करो। पहला एलिमेंट चेक करो आप, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 16, 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 5 4, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 7। ये आपका इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे एक थंब रूल, जेनेरिक फार्मूला, अगर आपको याद रखना है तो। बट ये कोई नहीं पूछेगा, बस आप आज ही के लिए उसको याद रखो, और फिर बाद में भूल भी गए तो ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंड करो ये सारे कंसेप्ट। क्योंकि वो काफी जरूरी है। अब यहाँ पे देखो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अभी तक हमने मैट्रिक्स वेक्टर देखा, अब देखेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सिंपल एडिशन, काफी सिंपल है। तो एडिशन देखो, a प्लस ई, दो मैट्रिक्स है विथ सेम डायमेंशंस। मैट्रिक्स एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, इवन मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हमें साइज सेम चाहिए होती है, अलग अलग साइज नहीं करते हम। एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखो a प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी और डी प्लस एच। सिंपल सिंपल है, एडिशन काफी सिंपल है। वैसे सब्सट्रैक्शन काफी सिंपल है, सिर्फ उसको यहाँ पे मैंने शायद एग्जांपल नहीं डाला, मेंशन नहीं किया है। बट इमेजिन करो कि सिर्फ यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे सब जगह माइनस है, इतना ही डिफरेंस है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। तो उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। Multiplying two matrices together is not hard either if you know how to multiply matrix by a vector। हमने तो देखा है मैट्रिक्स और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। अब दो मैट्रिसेस के बीच में है मल्टीप्लिकेशन, अगर ये पता है तो ये भी काफी सिंपल है। अब कैसे सिंपल है हम देख लेंगे। नोट दैट यू हैव ओनली multiply matrices together if you can only multiply matrices together if the number of first matrix columns matches the number of second matrix rows। अब ये कब पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन? हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा, कब पॉसिबल है? the two matrices should be of the same dimensions, in that case only we can add two matrices or subtract two matrices। बट मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम्स मैचेस विथ नंबर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स रोज। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। ये लाइन फिर से पढ़ो और इसको समझो। अगर कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, एटलीस्ट ये पता चल गया आपको कि कब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। द रिजल्ट विल बी मैट्रिक्स विद द सेम नंबर ऑफ रोज एज द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एज द सेकंड मैट्रिक्स। You simply split second matrix into column vectors। column vectors मतलब एक एक वेक्टर के एज अ
वन वेक्टर, दिस हैज अ वन वेक्टर, हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे इस सेकंड मैट्रिक्स को एंड मल्टीप्लाई फर्स्ट मैट्रिक्स सेपरेटली बाय ईच ऑफ दीज वेक्टर्स। और इस मैट्रिक्स को हम इस वेक्टर से सेपरेट सेपरेट जो वेक्टर्स हमने तैयार किए उनके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर इसको हम इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, और रिजल्ट होगा ये। बट रिजल्ट कैसे आया, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, पहला जो वेक्टर है वो हमने निकाला बाजू में 105, इसको बाजू में निकाला हमने और इसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। अब ये आपके लिए आसान है, हमने अभी देखा था ये तो, राइट। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू ये नंबर ऑफ रोज यहाँ पे भी होते हैं, और यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय वेक्टर का रिजल्ट क्या होता है, यम डायमेंशनल वेक्टर होता है। यम डायमेंशनल वेक्टर मतलब दो रोज का सिर्फ, यहाँ पे देखो दो रोज है, यहाँ पे रिजल्टेंट में दो रोज आ जाएंगे, इतना तो हमें पता चल गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो सिर्फ, कैसे करोगे मल्टीप्लाई बताओ, पहला रो पहला कॉलम 1 into 1, फिर 3 into 0 plus 3 into 0 plus 2 into 5. हाँ वेरी गुड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 1 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 2 into 5, कितना आता है आप बताओ, 11 आता है कि नहीं सर 11 आता है। हाँ, वैसे ही 4 into 1 प्लस 0 into 0 प्लस 1 into 5 कितना आता है बताओ, 9 आता है। तो ये लिख दिया हमने पहले कॉलम, बाद में ये वाला ले लेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। सेम प्रोसेस करने के बाद हमें 10 और 14 नंबर्स मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस कर देंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में ये चारों एलिमेंट्स 11 10 9 14, दैट्स इट। अब अभी ये अगर समझ में आ गया तो आपको 3x3 भी काफी आसानी से समझ में आ जाएगा, 3x3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, दोनों अगर 3x3 है तो। चीट शीट क्या बोलती है देखो एक बार, कि यहाँ पे कैसे आपको देखना है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ सकता है, कैसे आता है। तो मैंने पहले भी ये थंब रूल बताया था आपको, m इंटू एन मैट्रिक्स है और n इंटू ओ मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा आपका m इंटू ओ मैट्रिक्स। ये सिंपल हर एक के लिए ये लागू होगा, ठीक है। अलग अलग मैट्रिक्स के लिए अलग वेक्टर्स के लिए आप याद रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा, ये सिंपल फॉर्मूला सबके लिए याद रखो। कैसे निकालते हैं, m इंटू ओ, दिस ओ n गेट कैंसल्ड, दिस n और रिजल्टेंट मिलता है आपको m इंटू ओ का, m इंटू ओ। कैसे भी करके ट्रिक ये याद रखो। अब 3x3 का एक बार देख लेंगे हम, यहाँ पे मैंने एक आपके लिए ये वो लिंक मौजूद है कि नहीं है, ठीक है 3x3 मैट्रिक्स का देखो मल्टीप्लिकेशन, ये 3x3 मैट्रिक्स है और एक दूसरा 3x3 मैट्रिक्स है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि रो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे देखो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स यहाँ पे है, दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे है, और हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स। सी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है तो C11 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो, यहाँ पे 2 into 9 मतलब ये वाला 2 into 9 प्लस 3 into 5। अब ये 3 into 5 कहाँ से आ गया, तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 into 5 मतलब इसका फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर आता है 1 1
मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 8। देखो यहाँ पे C11 का आ गया, रो 1 का। सिमिलरली C12 का आता है और C13 का आता है, और सिमिलरली फिर रो 2 का आता है, C21 का आता है, C22 का, C23 का, फिर C31 का, C32 का, C33 का, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिल जाता है ऐसे। जेनेरिक फार्मूलाज भी लिखे हैं कि कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। A11 इंटू B11, A12 इंटू B21, A13 इंटू B31, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसका फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो कैसे आएगा, यहाँ पे देखो A11 इंटू B11 प्लस करेंगे हम A12 इंटू B21 और A13 इंटू यहाँ पे B31 है। अब आप बोलोगे कि इसका फिर एक ही एलिमेंट तैयार होता है उसका, एक जो एलिमेंट तैयार होता है कहाँ पे प्लेस होता है, वो होता है हमारा यहाँ पे, सिर्फ इस रो में, ये वाला एलिमेंट होता है वो। इतना लंबा फॉर्मूला सिर्फ एक एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए है, राइट। ये वाला C11 रिजल्टेंट है, C11 मतलब ये वाला। थ्री बाई थ्री का एटलीस्ट पता चल गया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 3/3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। यस सर। बाकी लोग, सुशांत, मोनिका, यस सर। आलोक, अजय, ये हाँ आ गया। ठीक है। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। Matrix multiplication has several properties that allows us a bundle of lot of computation into one matrix multiplication. We will discuss them one by one. ठीक है। की एक प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है नॉट कम्यूटेटिव। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट। मतलब क्या? दिस मीन्स दैट when we are multiplying scalars, 7 into 3 is the same as 3 into 7। मतलब आगे पीछे नंबर हमने किया भी स्केलर्स में, स्केलर्स मल्टीप्लिकेशन में तब चलेगा, बट वेक्टर्स और मैट्रिसेस में वो नहीं चलेगा। बट व्हेन वी मल्टीप्लाई मैट्रिसेस बाय ईच अदर, a into b is not the same as b into a। आपको देखना है तो अगर मतलब कहीं पे डाउट है तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, फिर कल हमें बता दो वेरीफाई हुई या नहीं हुई प्रॉपर्टी। अब हम वेरीफाई, इतने सारे प्रॉपर्टीज को वेरीफाई नहीं करते बैठेंगे, बट आपको ये इंट्यूटिवली पता चल गया होगा कि ये कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोज और कॉलम्स फिर बदल रहे हैं। कैसे बदलेंगे? अगर A11, A12, A13 मतलब इसका मतलब यहाँ पे A इंटू बी कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है, B इंटू ये करना है। तो आप क्या करेंगे, B का रो ले लेंगे। आप पहले हम B का कॉलम लेते थे, राइट। अब B का रो ले लेंगे। B का रो B11 इंटू A11 प्लस B12 इंटू A21 प्लस B13 इंटू A31। जो पहला एलिमेंट है वो कंप्लीटली चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं, इसलिए रिजल्ट भी सेम आते हैं ना।
वहां पर डायमेंशन अलग अलग होता है। नहीं आते, वो डिफरेंट आते हैं नंबर। हाँ वहाँ डिफरेंट आएंगे अगर हम चेंज कर देंगे तो। हाँ, चेंज करेंगे तो डिफरेंट आएगा। ये जो ऑर्डर अगर चेंज कर दिया आपने, एलिमेंट भी चेंज हो जाएंगे। ये इसको बोलते हैं हम नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मतलब स्केलर्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर बोथ एसोसिएटिव। स्केलर्स भी एसोसिएटिव है, वेक्टर भी एसोसिएटिव है। इसका मतलब क्या है? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने इस टाइप किया, 3 इंटू 5 इंटू 3, तो ये सेम होता है 3 इंटू 5 इंटू 3। देखो ब्रैकेट कहाँ पे लगा है और कहाँ से हटा है। मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है, राइट? एडिशन करनी है, बाकी कुछ करना होता तो इसका इम्पैक्ट होता, बट यहाँ पे इस टाइप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस टाइप आपने किया, 3 मैट्रिक्स है आपके पास और 3 मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स आगे पीछे आपने कर दिया, मतलब कि आगे पीछे इन द सेंस कि इसी ऑर्डर में ए इंटू बी इंटू सी है, तो ए बी इंटू सी भी कर सकते हैं उसका रिजल्टेंट सेम आता है। ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सी अगर पहले कर दिया और उसको हम मल्टीप्लाई बाय ए कर रहे हैं, और हमने ए बी कर दिया और मल्टीप्लाई बाय सी फिर बाद में किया, पहले ये इनका मल्टीप्लिकेशन किया है, जो भी रिजल्टेंट आता है उसके बाद उस रिजल्टेंट इनटू दिस सी मैट्रिक्स, तब उनका रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्केलर्स और वेक्टर्स में सेम है। अब इसका एग्जांपल आप फाइंड आउट कर सकते हो, और मुझे लगता है कि आपको ये पता चल गया होगा। थोड़ा सा आपके लिए भी सरप्राइजिंग होगा ये कि कैसे हो सकता है, बट ये पॉसिबल है। ए इंटू बी इज नॉट सेम एज ए, बी इंटू ए पहले तो हमने बोला, और यहाँ पे फिर ये कैसे पॉसिबल है, राइट? बट ये है पॉसिबल, आप करके देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमें कोई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल हमें अगर डायरेक्टली मिलता है तो हम देखेंगे, वरना उसको स्किप करेंगे। सिर्फ याद रखो कि होता है, पॉसिबल है, और अगर करना भी है तो आप वो तो ट्राई कर सकते हो कहीं पे भी, कभी भी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जांपल दे दिया है उन्होंने, ए प्लस बी ये एसोसिएटिव एडिशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखा, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे इन्होंने एसोसिएटिव, यहाँ ये तो पॉसिबल है ही, हमें तो पता है, बट यहाँ पे ये देखना है हमें, ए बी इंटू ए इंटू बी, ए बी इंटू सी का जवाब क्या आता है, तो यहाँ पे देखो दिया है उन्होंने, सेम आता है। और ए इंटू बी इंटू सी मतलब पहले ये किया है उन्होंने, ये वाला रिजल्टेंट आ गया, फिर इसको एज इट इज लिया है इस मैट्रिक्स को, यहाँ पे नीचे ये पहले कैलकुलेट किया है, तो फिर भी जवाब सेम आ रहा है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। देख लो एक बार, अगर चेक करना है तो फिर से थोड़ा सा डिटेल में। तो इनकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए इनके डायमेंशन सेम होना चाहिए क्या? हाँ सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में सेम
नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन में सेम होनी चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन के लिए मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स के हैं और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से और फिर दोनों सेम होने चाहिए। फाइनली सेम ही होता है वो। अच्छा। अगर यहाँ पे सिर्फ वन ही डायमेंशन आता और इसका पहले करते और इसका बाद में, तभी नंबर ऑफ वेक्टर ही मिलता फिर। और अगर आप पहले ये दो करते तो एक वेक्टर मिलता, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्या होता है, वेक्टर ही होता है। तो कोई भी ऑर्डर से करो उसको, उस केस में भी सेम ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? स्केलर एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव, दोनों भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। दिस मीन्स दैट 3 into 5 plus 3 is the same as 3 into 5 plus 3 into 3, and that a into b plus c is same as a into b plus a into c। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट? ये भी और ये भी पॉसिबल है। मतलब हर एक एलिमेंट को सिर्फ हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, दैट्स इट। और फाइनली आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये काफी सिंपल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स। द नंबर 1 इज एन आइडेंटिटी। 1 को हम आइडेंटिटी बोलते हैं बिकॉज एवरीथिंग यू मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू इटसेल्फ। Therefore, every matrix is multiplied by an identity matrix is equal to itself. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? डायगोनली हम वन एलिमेंट प्लेस करते हैं, बस इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये स्क्वायर ही होता है, हमेशा ये स्क्वायर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वेक्टर नहीं होता है। वेक्टर कैसे होगा? वेक्टर पॉसिबल तो नहीं है, राइट? तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर होगा। 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, इस टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है? We previously discussed that matrix multiplication is not commutative, but there is one exception, namely, if we multiply a matrix by an identity matrix, therefore the following equation is true: A into I equals to I into A equals to A। अगर हमने तो बोला है कि इट इज नॉन कम्यूटेटिव, मतलब A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, बट हमने एक मैट्रिक्स से और उसका मल्टीप्लिकेशन हमने आइडेंटिकल मैट्रिक्स से किया है, तो वो हो जाता है हमारे लिए एक्सेप्शन, क्योंकि वहां पे हमें दो वैल्यू सेम मिलती है। एक ए आई के साथ मल्टीप्लाई, अब हम एक ए को कर रहे हैं, ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए। सिर्फ इस केस में हमें वो एक्सेप्शन मिलता है। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में कोई चेंजेस होते ही नहीं ना इसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए multiplication ओरिजिनल मैट्रिक्स में कोई चेंजेस होगा ही नहीं ना। a into I is equal to I into A because resultant matrix is itself original matrix। Yes, just like multiplying a number with 1. मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे हैं उसको नहीं नहीं, मैट्रिक्स से कर रहे हैं, इसलिए वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से आता है रिजल्टेंट में। राइट राइट, प्रकाश का करेक्ट है।
ये पता मतलब ये समझ में आ गया सबको? सर यस सर। राजेश जी, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स कैसे आएगा अगर उसकी वैल्यूज मैट्रिक्स की डिफरेंट है तो फिर कैसे होगी? तो ये डायगोनल में जो वैल्यूज है वो 1 से मल्टीप्लाई होंगी ना, तो सेम वैल्यू आएगी, नहीं, 1 से तो होगी बाकी। अच्छा, मैं समझ गया, ठीक है है ना? ठीक है ठीक है। वो 0 प्लस हो जाएगा ना तो बराबर हो हाँ, जाएगा। 0 जीरो प्लस हो जीरो ही हो जाएगा जाएगा। ना। ये तो 0 आपकी 0 हो 0 जाएगा। से प्लस हो जाएगी तो सेम पोजीशन पे सेम वैल्यू आएगी। राइट राइट। ठीक है। अगर मान के चलो आपको वेरीफाई करके देखना भी है, बाद में समझ में आ गया अरे यार ये कैसे हो सकता है या हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी सेम आ जाएगा। अब हम देखेंगे इनवर्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इनवर्स क्या होता है और ट्रांसपोज क्या होता है? The matrix inverse and matrix transpose are two special kind of matrix properties. Inverse क्या है? The number that is multiplied by its inverse is equal to 1. 3 into 3 inverse equals to 1. Note that every number except 0 has an inverse. If you multiply a matrix by its inverse, if you multiply a matrix by its inverse, the result is its identity मैट्रिक्स। रिजल्ट क्या होगा? उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। द एग्जाम्पल बिलो शोज फॉर स्केलर्स। स्केलर्स का कैसे होता है? 3 इंटू 3 इनवर्स 1 होता है, 14 इंटू 14 इनवर्स 1 होता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? 3 इनवर्स को कोई बताएगा मुझे? 1/3। 1/3 कर सकते हैं हम, हाँ, 1 divided by 3 into 3 is equal to 1। इक्वल्स टू 1, राइट? समझ में आ गया सबको? करेक्ट। इनवर्स फॉर स्केलर्स। अब यहाँ पे, but not every matrix has an inverse. You can compute the inverse of the matrix if it is squared matrix. तो इनवर्स कब निकलेगा? जब वो स्क्वेयर्ड होगा तभी निकलता है। स्क्वेयर्ड मैट्रिक्स नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं निकलता। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखा है कि why we need inverse। पहले तो ये देखो, because we can't divide matrices। दो मैट्रिक्स है तो हम डिवीजन नहीं कर सकते उसका, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इतना ही कर सकते हैं। कोई बोलेगा आपको डिवीजन करने के लिए तो पॉसिबल नहीं है, बट हमें तो करना है तो हम सिर्फ इसका इनवर्स करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो काइंड ऑफ डिवीजन ही होता है। There is no concept of dividing a matrix, but we can multiply a matrix by an inverse, which results essentially in the same thing. अब यहाँ पे देखो, the image shows a matrix multiplied by its inverse, which results in 2/2 matrix. अब इसका इनवर्स निकाला है, इसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला है यहाँ पे, ये इंटू ये इनवर्स। अब आपको अगर पता लगाना है कि हाउ टू कैलकुलेट, इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ 2/2, 2/2 मैट्रिक्स कौन सा है हमारा? ए बी सी डी है, तो ये इनवर्स कैसे निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू डी माइनस बी इंटू डी, बी इंटू सी। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले तो हमें डिटर्मिनेंट,
कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स से, एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट कैसे निकालोगे आप? सिंपली आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी ए एलिमेंट चेंज करना है आपको, और फिर यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज द सेम ऑर्डर, क्या लिखा है यहाँ पे? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज फाउंड बाय द फॉर्मूला adjoint of A. Adjoint of A is the adjoint of A and determinant. We can find the inverse directly with this formula. Since AD minus B is a denominator, it should not be a 0 for A inverse to be defined. Determinant of 2 by determinant. Determinant कैसे कैलकुलेट करना है ये यहाँ पे लिखा है, और adjoint कैसे, वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, adjoint A is a transpose of the cofactor matrix of A. But for finding the adjoint of 2 by 2, we don't need to have headache of finding cofactors. There is a trick to find adjoint to 2 by 2. तो इसका क्या 2 by 2 का adjoint होता है? Adjoint ये यहाँ पे फॉर्मूला ही है इनका। तो डायगोनल एलिमेंट चेंज कर दो और माइनस लिख दो सेकंड डायगोनल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करके दिखाया है उन्होंने 2 by 2 के लिए। इंटरचेंज करो और यहाँ पे साइन चेंज करो सिर्फ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो रहा है। काफी कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहे हैं हम अभी, इतना कॉम्प्लेक्स आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ये आप स्किप भी कर सकते हो, ये कोई नहीं पूछेगा। और 3 by 3 का तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमें को फैक्टर्स भी निकालने हैं, तो उतना डिटेल में नहीं जाना हमें। बट अगर किसी को टाइम है और क्यूरियोसिटी है तो ये देख सकता है। बट इनवर्स कैसे निकालोगे आप किसी भी मैट्रिक्स का? पहले तो डिटर्मिनेंट इस टाइप कैलकुलेट करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी एडजॉइंट, और फिर इनवर्स उसका। और एक बार इनवर्स आ गया तो हम सिर्फ यहाँ पे उसको प्लेस कर रहे हैं, ये इनवर्स को, इसी के इनवर्स को। तो अगर ये इंटू ये इनवर्स हो गया तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। बट हमें ये बैकएंड की प्रोसीजर है। बैकएंड में तो एक्चुअली हमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस टू लाइंस ऑफ कोड इंप्लीमेंट करने हैं बाद में। तो डॉट फिट डॉट प्रेडिक्ट, दैट्स इट। एल्गोरिथम इंपोर्ट करो, डॉट फिट ट्रेनिंग डेटा के ऊपर लगा, डॉट प्रेडिक्ट टेस्ट डेटा के ऊपर लगा, और एक्यूरेसी चेक करो। इतना सिंपल होता है बैकएंड में जो ऑपरेशन करेगा। बट हमें एटलीस्ट मेजर चीजें पता होनी चाहिए कि ये अंदर हो क्या रहा है। अगर आपको इनवर्स मैट्रिक्स कोडिंग थ्रू निकालना है तो हम क्या करेंगे, नमपाई में ही एक लीनियर अलजेब्रा मॉड्यूल है, उसमें एक फंक्शन है इनवर्स INV फंक्शन, उसको इंपोर्ट करेंगे। हमारे पास एक 2 by 2 मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालोगे आप, INV ऑफ ए, दैट्स इट। यहाँ पे निकल गया, देखो सेम है कि नहीं। बैक एंड में क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, ये वाला, ये सारी चीजें। और हम तो ये भी नहीं करते, ये तो एक्चुअली मैंने आपको डेमो के लिए यहाँ पे मेंशन किया है। ये समझ में आ गया, ये इंटू ये इनवर्स क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है।
और ये इनवर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला है उसका, ये वाला डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट तो काफी सिंपल है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो सिंपली उसको रिप्लेस कर रहे हैं, इस डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं और इसका साइन चेंज कर रहे हैं, दैट्स इट। ये एक थंब रूल है, उससे हम ये एडजॉइंट निकाल रहे हैं 2/2 का। बाकी तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स 3/3 का कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे उसका डिटेल्ड प्रोसीजर है। ये काफी बड़ा प्रोसीजर है एक्चुअली, काफी मल्टीपल स्टेप्स है। स्टेप 1 क्या है इनवर्स निकालने के लिए, तो फाइंडिंग द इनवर्स मैट्रिक्स इज टू चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। तो पहले तो ये पता लगाना है हमें कि ये जो भी मैट्रिक्स दिया है हमारे पास है वो इनवर्टिबल है कि नहीं है। We need to calculate determinant of the given matrix. If the determinant is not equal to 0, then it is an invertible matrix, otherwise not. यहाँ पे देखो, पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स है, पहले तो हमने क्या किया है, डिटर्मिनेंट निकाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कैसे निकाला है, 1 into 1 दिस इंटू 0 into 24, मतलब ये रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ो, और जो 4 एलिमेंट्स बचे उनका मल्टीप्लीकेशन करो। 1 into 0 plus 4 into 6, राइट। सिमिलरली 2 को फिर ये वाला 2 into ये रो छोड़ो, सॉरी ये रो छोड़ो, पहली रो और सेकंड कॉलम छोड़ो, 0 into 0, 5 into 4, 20। फिर 3 वाला रो और कॉलम छोड़ो, 0 into 6 plus 5 into 1, 5। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट उसकी सम एडिशन 1 आ गई। We can say that given matrix has an inverse matrix. The determinant of the given matrix is 0, then there is no inverse for the given matrix. Determinant अगर 0 है तो उसका इनवर्स नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट अगर कोई भी दूसरी वैल्यू है तो उसका इनवर्स, we can say that it is invertible. अब ये पता चला है हमें कि पहले तो इन्वर्टिबल था कि नहीं था। फिर हम निकालेंगे उसके डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, पहला रो पहला कॉलम छोड़ो सेम वे में, और माइनर 2/2 माइनर मैट्रिसेस हमें मिलेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करते जाओ। ये वाला क्या -24 आ गया, फिर -20, फिर -5, ये सेम वाली चीज इंप्लीमेंट करो। फर्स्ट रो एलिमेंट्स के लिए होती है ये चीज। फिर यहाँ पे हमें सेकंड रो एलिमेंट्स के लिए भी सेम करना है। सेकंड रो एलिमेंट्स मतलब ये वाला सेकंड रो, अगर ये वाला कंसिडर किया है हमें सेकंड रो, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को अगर छोड़ा हमने तो 2 3 6 0 आ गया। देखो पहला मैट्रिक्स 2 3 6 0, फिर 1 3 5 0 सिमिलर वे में, और फिर 1 2 5 6। और थर्ड रो एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, थर्ड रो एलिमेंट्स ये वाला थर्ड रो एलिमेंट है, तो ये वाला छोड़ेंगे, पहला छोड़ेंगे, पहला रो पहला थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 देखो। और बाकी एलिमेंट्स भी वैसे रो स्किप करके हम निकाल सकते हैं। फिर आता है एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये न्यू मैट्रिक्स क्या है, 20 -24 20 -5 फर्स्ट रो। देन सेकंड रो एलिमेंट्स कैलकुलेट किया हमने इस टाइप, -18 -15 4 और 5 4 1।
फिर एक बार ये कैलकुलेट किया हमने, ये क्या है, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर थर्ड स्टेप क्या आती है, नाउ टू क्रिएट एडजॉइंट ऑफ द एडजुकेटेड मैट्रिक्स, रिवर्स द साइन ऑफ द अल्टरनेटिंग टर्म्स एज शोन बिलो। टर्म्स को क्या करना है, अल्टरनेट करना है बस। मैट्रिक्स को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, 2x2 में को फैक्टर्स नहीं निकालते, पहले हम बोले हैं उसके बारे में। डायरेक्टली हम साइन चेंज करते हैं देखो, बट यहाँ पे ये नहीं होगा। अब ये हमें पहले तो साइन चेंज करने हैं, बाद में ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स निकालने हैं। पहले तो साइन चेंज करके देखो रिजल्टेंट क्या आता है, ये वाला आ गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस वाले से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला ही है। अब इसके बाद फिर आता है ट्रांसपोज आपका, इसका क्या करो, अब ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज का मतलब पहला कॉलम है तो एज पहली रो कर दो उसको, 24 18 5, तो -24 18 5 रो में लिख दिया सिर्फ। इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब कॉलम को रो में ट्रांसफर कर दो। और फिर इतना होने के बाद आप ये इनवर्स निकालो, तो ये इनवर्स इस टाइप आपको मिल गया है इसका। ये होता है 3x3 की प्रोसेस। सिर्फ अभी के लिए समझो, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, और ये स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। जो भी हम अभी के लिए पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या जरूरी है, स्केलर वेक्टर्स और वो सारी डेफिनेशन जो हमने एकदम शुरुआत में 15 मिनट में देखी थी, वो काफी इंपॉर्टेंट थी। और बाकी बाकी तो कुछ नहीं काम का, ठीक है। बाकी सिर्फ हमें समझने के लिए है। ट्रांसपोज हमने पढ़ा है अभी। ट्रांसपोज देखो कैसे होता है। ये ट्रांसपोज का मतलब मिरर होता है, मिरर इमेज। तो कॉलम का कन्वर्जन रो में करते हैं हम। यहाँ पे देखो, ये कॉलम है 1 3, उसका रो हो गया 1 3 ट्रांसपोज में। 2 5 तो 2 5, 0 9 0 9 ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम पाइथन में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो एनपी नंपाई अरे है हमारे पास एक 1 2 3 4 का, 1 2 फिर 3 4, और यहाँ पे देखो अब 1 3 2 4 आ गया रिजल्टेंट में। तो सिंपल फॉर्मूला है इसका, ए डॉट ट्रांसपोज से एक ही फंक्शन है, फंक्शन से हो जाएगा वो। अब काफी इंपॉर्टेंट, अगर ये स्केलर और वेक्टर्स हमने काफी डिटेल में पढ़े हैं, ताकि एटलीस्ट आपको डेफिनेशन तो याद रहे इसका। इस आज अभी तक जो भी मैंने 1.5 घंटे में पढ़ाया है, उसका आउटपुट क्या होना चाहिए। उसका आउटपुट आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये वाली चीज, और सारी डेफिनेशंस, स्केलर, वेक्टर्स, टेंसर्स, मैट्राइसेस, मैट्रिक्स, बस। अगर ये इतनी सारी मतलब ये बेसिक चीजें आपको अगर याद रहेगी, याद रहे, अब याद रखोगे तो समझो कि आपको ये समझ में आ गया। और बाकी तो सारी चीजें जरूरी नहीं है हमारे लिए। कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, काफी डिटेल में हम पढ़ रहे हैं उसको, इतना जरूरी नहीं है। बट कभी कभी ऐसे होता है कि काफी डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे, डेप्थ कवर करेंगे, तो एटलीस्ट विड्थ याद रहती है। अभी मैं किसी को भी पूछूं कि स्केलर्स क्या होता है और डिफरेंस क्या बताओ, स्केलर्स और वेक्टर्स में, वेक्टर्स और मैट्रिक्स में, तो सबको आएगा। इसलिए ये जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होता है, अगर मैं ये 10 मिनट में खत्म करता अभी का, तो
शायद डेफिनेशन पे आपको फिर कंफ्यूजन हो जाता है डेफिनेशंस में भी। काफी अब इम्पोर्टेंट है ये लीनियर फंक्शंस। मैं एक बार देख लेता हूँ कितना कवर करना है, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए करते हैं, बट 2 मिनट का ब्रेक लेना है आपको। 20 मिनट में खत्म करूंगा ये लीनियर फंक्शंस, 20-25 मिनट में। हाँ, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए 2 मिनट में हम वापस आ जाएंगे।
ला गए सारे वापस? सर आलोक, सिद्धेश्वर, सुशांत, प्रकाश। हेलो Sir, I'm back. यस आलोक। ठीक है चलिए शुरू करते हैं फिर। अजय ने ज्वाइन नहीं किया क्या? अजय है? नहीं, एक्चुअल में अजय अभी आ पाया है, तो अब वो वीडियो ही देखेगा। ओ ओके ठीक है, मैं उनके साथ बाद में कनेक्ट करता हूँ अगर कोई डाउट है तो। ओके। चलिए लीनियर फंक्शंस अब हम देख लेंगे, क्योंकि ये मशीन लर्निंग और जितने भी रिग्रेशन मॉडल्स है अपने पास, उन सारों का ये बेस है। रिग्रेशन, लीनियर फंक्शंस, रिग्रेशंस, इसका मतलब क्या होता है? तो मशीन लर्निंग में एक थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू देता हूं मैं आपको कि मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड ट्रेनिंग होती है। सुपरवाइज्ड मतलब जहां हमें आंसर्स पता है, जिस क्वेश्चंस के हमें आंसर्स पता है, वो हम मॉडल को बोलते हैं कि हमें क्या करो, ये पढ़ लो पहले तो, बाद में मुझे आंसर बता देना। तो जो भी पढ़ा है वो हमें आंसर बता देता है करेक्टली, जितना उसने पढ़ा है। बट अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, आंसर्स हमारे पास भी नहीं होते हैं, सिर्फ हमारे पास डेटा होता है। तो डेटा के बेसिस के ऊपर अब हम क्या करते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं, सिमिलर लोगों की डेटा पॉइंट्स की ग्रुपिंग करते हैं। मतलब अगर कुछ डीएनए हमें दे दिए, 100 डीएनए हमें मिल गए और वो 4 प्रकार के एनिमल्स के हैं, अलग अलग एनिमल्स के, तो 4 ग्रुप तैयार करके देगा। वो ये नहीं बताएगा कि वो कौन से एनिमल से ये बिलोंग करते हैं, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा। हमें ये पता चलेगा कि ये डिफरेंट एनिमल्स के हैं, एटलीस्ट उतनी इंसाइट हमें मिलेगी। हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा एनिमल का है, क्योंकि हमने ही आंसर नहीं दिया था, उसको आंसर प्रोवाइड नहीं किया था ड्यूरिंग ट्रेनिंग, राइट। तो इसलिए वो आंसर एग्जैक्ट नहीं बताएगा, बट एटलीस्ट आपको ग्रुपिंग करके देगा। वही हमारे लिए इंसाइट्स होगी। जब पहले तो हम कंप्लीटली क्लूलेस थे कि कितने डीएनए, 100 अलग अलग एनिमल्स के हैं या फिर एक ही प्रकार के एनिमल्स के हैं। एटलीस्ट हमें इतना पता चल गया है कि ये 4 प्रकार के एनिमल्स के। उसने ग्रुपिंग कर दी, अनसुपरवाइज्ड में ग्रुपिंग कर दी। यहाँ पे एक ग्रुप कर दिया ये सिमिलर वाला, यहाँ पे क्लस्टर कर दिया, यहाँ पे एक आ गया सिमिलर, ऐसे 100 क्लासिफिकेशंस कर दिए। उस 100 के ये 4 मेजर क्लस्टर्स तैयार करके दे दिए। कुछ डेटा पॉइंट्स हो सकता है कि यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे भी हो, बट मेजरली ऐसे 4 ग्रुप्स हमें मिल गए। और यहाँ पे तो ये अनसुपरवाइज्ड होता है। सुपरवाइज्ड मतलब जहाँ पे आंसर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम, मतलब कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 2, उसके लिए सैलरी 2 लाख, 3 उसके लिए सैलरी 3 लाख, 4 साल का एक्सपीरियंस के लिए सैलरी 4 लाख। तो ये आंसर्स है, आंसर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। और फिर ये एक बार ट्रेनिंग हो गई तो हमने पूछा कि 10 साल के एक्सपीरियंस के लिए कितनी सैलरी होगी, तो मेरा मॉडल बता रहा है 10 लाख। अब ये टेस्टिंग के लिए, मतलब ये टेस्ट डेटा के ऊपर हमें बता रहा है, तो ये एक्यूरेट है। बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग वी हैव प्रोवाइडेड अ लेबल्ड डेटा। लेबल्ड मतलब उसके पास आंसर्स भी थे। और इसमें भी 2 प्रकार है, सुपरवाइज्ड में भी 2 प्रकार है एक्चुअली। एक प्रकार है आपका क्लासिफिकेशन, मतलब कि डिसीज क्लासिफिकेशन वगैरह, इमेज कैट वर्सेस डॉग क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं। और दूसरी जगह एक टाइप है, इसको बोलते हैं हम रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में क्या होता है, कंटिन्यूअस वैल्यू एज आउटपुट, एज अ टारगेट वेरिएबल हमारे पास होती है। जैसे कि हाउस प्राइस तो क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा। हाउस प्राइस तो एग्जैक्ट प्राइस बताएंगे हम। नंबर ऑफ रूम्स अगर है मेरे पास
तो उसकी प्राइस बताएगा मेरा मॉडल। यहाँ पे वाई एक्सिस पे मेरा होगा प्राइस, इसको कैलकुलेट करेंगे। प्राइस होगी कंटिन्यूअस वैल्यू, कंटिन्यूअस वर्सेस डिस्क्रीट वैल्यू। आपको पता है कंटिन्यूअस वैल्यू मतलब ये इनफाइनाइट वैल्यूज होती है विद इन पर्टिकुलर रेंज। ऐसा नहीं होगा इन्फिनिटी वैल्यू, लिटरली इन्फिनिटी वैल्यू होगी, नहीं। बिटवीन सम रेंज द वैल्यूज कैन बी एनी, इट कैन बी एनीथिंग विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज। मतलब अगर इंडिया के लोगों की हाइट पूछी जाए तो हाइट भी एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, सैलरी कंटिन्यूअस वेरिएबल है। बट डॉग वर्सेस कैट, उसमें दो ही सिर्फ कैटेगरीज है, तो उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है टेक्निकली। हमारा मॉडल डिस्क्रीट वैल्यू फाइंड आउट करेगा, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यू फाइंड आउट करेगा रिग्रेशन टास्क में। ये हो सकती है नंबर ऑफ प्राइस, हो सकती है यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रूम्स वर्सेस लोकेलिटी और कारपेट एरिया, राइट। ये जो भी है इस वेरिएबल, हमारे पास वेरिएबल है, हमारे पास प्राइस एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंडेंट किस पे है? इस सारे फैक्टर्स के ऊपर है, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। तो रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन जो लाइन होती है रिग्रेशन मॉडल्स में, तो यहाँ पे हम एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लीनियर लाइन होती है। एक तो लीनियर होगी, नहीं तो नॉन लीनियर भी हो सकती है इस टाइप, थोड़ी सी कर्वेचर होता है उसमें, उसको हम सिर्फ नॉन लीनियर बोलते हैं। लीनियर लाइन एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होती और थोड़ा सा कर्वेचर होता है उसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ा सा कर्वेचर होता है। तो लीनियर इक्वेशंस में अभी पढ़ाने जा रहा हूं आपको, इसमें और इसमें रिलेशन है, इसलिए हमने वो देखा। ये वाली जो लाइन होती है ये लीनियर इक्वेशन की लाइन होती है। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? mx प्लस सी। बट mx प्लस सी कब? जब सिर्फ मेरे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नंबर ऑफ रूम्स वर्सेस प्राइस, या फिर एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी, एक ही एक्सपीरियंस वेरिएबल है मेरे पास, वो डिटरमाइन कर रहा है सैलरी को, बाकी कुछ वेरिएबल्स है ही नहीं मेरे पास। तो मेरा एक सिंपल इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन का नाम होगा mx प्लस सी। अगर मेरे पास काफी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो ये क्या उस फॉर्मूले में चेंज होगा? ये फॉर्मूला होगा अब m1 x1 प्लस m2 x2, जितने वेरिएबल से उतने x आ जाएंगे, क्योंकि x वेरिएबल, जितने x वेरिएबल है उतने, m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है जिसको हम बायस टर्म बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि ये क्या फाइंड आउट कर रहा है? तो ये y का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है। अब ये स्ट्रेट लाइन मान के चलो कि मेरे पास एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी। एक्स एक्सिस के ऊपर एक्सपीरियंस है, वाई एक्सिस के ऊपर सैलरी है। और हमने ये कैलकुलेट किया है कि एक साल के लिए 1 लाख, 2 साल के लिए 2 लाख, तो ये डेटा पॉइंट के बीच में जाने वाली बेस्ट फिट लाइन तैयार होगी मेरी, ये सारे डेटा पॉइंट्स को क्रॉस करेगी। इट विल एनक्रॉसेस ऑल द डेटा पॉइंट्स, तो ये वाली लाइन। अब मैं पूछता हूं, अगर मेरे मॉडल को, ये मेरे मॉडल ने क्या ये बेस्ट फिट लाइन तैयार कर दी, जो कि ऐसे उसने डाल दिया। अब मैं बोलता हूं इसको कि अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब यहाँ पे कहीं पे वो डेटा पॉइंट मैंने डाल दिया, अब टेस्टिंग का डेटा पॉइंट यहाँ पे डाल दिया, तो मेरा मॉडल क्या बोलेगा? अच्छा यहाँ पे डाल दिया ना आपने, तो ये वाली जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये आपका आंसर होगा। तो आंसर ये वाली लाइन मतलब अपना मॉडल है, मॉडल की लाइन है, ये अपना मॉडल है। मशीन लर्निंग के मॉडल्स ऐसे इक्वेशन होते हैं। ये काफी बेसिक मॉडल है, धीरे 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 आगे जाके हम और कॉम्प्लेक्स मॉडल्स पढ़ेंगे, तब आपको और समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए इतना समझो कि एक मॉडल है ये वाला, और सिंपल, काफी सिंपल मॉडल mx प्लस टी है। ये सबको पता चला ये एनालॉजी और ये कैसे यूज करते हैं हम।
रिग्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस वैल्यू वर्सेस डिस्क्रीट वैल्यू, ये हम और भी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके ऊपर मैं कंप्लीटली एक लेक्चर, डेडिकेटेड लेक्चर लूंगा मैं इसके ऊपर, ये सारे कंसेप्ट्स के ऊपर। बट अभी के लिए इतना समझो कि ये बेस्ट फिट लाइन या फिर ये स्ट्रेट लाइन होती क्या है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे होता है, ये वाला चीज रिग्रेशन में हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग के, इसलिए आज जो पढ़ने वाले हैं ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है। लीनियर फंक्शंस, स्ट्रेट लाइन इज आउटपुट ऑफ लीनियर फंक्शंस। Function is a special relationship where each input has an output. A function is often written as f of x, where x is the input. Function of x, f of x, where x is the input. ये फंक्शन है, ये mx प्लस सी क्या है, ये फंक्शन है। फंक्शन किसका है, स्ट्रेट लाइन का है। अब ये स्ट्रेट लाइन का कैसे है, अब हम वो देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक mx f of x इक्वल टू x नाम का एक फंक्शन बनाया आपने। फंक्शन क्या है, x इक्वल टू x है, मतलब क्या, इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी वैल्यू, y एक्सिस की भी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है x एक्सिस की, तो y एक्सिस की वैल्यू, y की भी वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है तो y की भी वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 4 है तो y की भी वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे देखो 5 है तो y की भी वैल्यू 5 है। मतलब वो लीनियरली आगे बढ़ रहा है, वो लीनियरली x एक यूनिट से बढ़ रहा है तो y भी एक यूनिट से ही चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन बोलते हैं। लीनियरली वो बढ़ रहा है आगे, एक्सपोनेंशियली वगैरह नहीं बढ़ रहा, तो लीनियरली बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो, x की वैल्यू 1 है तो y की भी वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है f of x इक्वल टू x, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फाइनल आउटपुट भी x ही है, यही है आउटपुट भी, मतलब y की भी कीमत x ही है, यहाँ पे वही है। एक लीनियर इक्वेशन एक ये हो गया, बट लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशन एक तो नहीं है, हमारे पास काफी सारे हैं। तो और दूसरा कौन सा है, f of x इक्वल टू 2x, मतलब y इक्वल टू 2x। f of x क्या है, y है हमारा, y इक्वल टू 2x, मतलब कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी उस केस में, बताओ आप। 2 होगी, तो 2x से बढ़ रहा है y हमारा। f of x क्या होता है, f of x इज इक्वल टू y, मतलब फंक्शन ऑफ x क्या होता है, y होता है, तो y इक्वल टू 2x। तो अब x की जगह पे कुछ भी वैल्यू रख दो, वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, तो ये दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 5 है अब, तो y की वैल्यू 10 है। तो ये भी एक लीनियर फंक्शन हो गया हमारा 2x। अब देखो यहाँ पे वही कैलकुलेट करके दिया है, y x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 है हमारे पास। और एक हमने पढ़ा f of x इक्वल टू 2x, और एक लीनियर फंक्शन हमने पढ़ा है। तो लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शंस और भी है, y इक्वल टू एक्स भी है, हमने वही देखा था पहले ही, y इक्वल टू एक्स इंटू 2 है, 2x है, y इक्वल टू एक्स इंटू 2 प्लस 3, मतलब mx प्लस c का फॉर्म ले लिया इसने अभी। कांस्टेंट c7 मतलब क्या है कांस्टेंट है। अभी ये कांस्टेंट आप बोलोगे कि एग्जैक्टली हम इमेजिन कैसे कर पाए इस लाइन के ऊपर, ये कांस्टेंट क्या है। तो एक्चुअली कांस्टेंट यहाँ पे क्या था, 0 था, ये 0 टर्म, मतलब कि ये जो लाइन है वो पास हो रही है 0 पे, y एक्सिस को ये कहां से कट कर रही है, तो ये 0 पे कट कर रही है, इसलिए हम वो लिखते नहीं थे पहले, या इस यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा, लिखना चाहते हो तो लिख दो। y वैल्यू इंटरसेप्ट, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, इस पॉइंट को जहां से वो लाइन कट हो रही है।
अब यहाँ ऐसे अगर मैं लाइन निकालता हूँ, ड्रॉ करता हूँ ये वाली, और मैं बोलता हूँ कि ऐसे हमें बेस्ट फिट लाइन मिली है रिग्रेशन टास्क में, तो ये वाला जो होता है वो दिस इज नॉट जीरो बट दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये नंबर कौन सा है? मान के चलो कि नंबर 7 है, और ये जो लाइन है वो तो mx है, तो ये पूरी लाइन क्या होगी? y का इक्वेशन क्या तैयार होगा अब? mx प्लस 7 या फिर mx प्लस c कर दो, तो ये 7 क्या है? इंटरसेप्ट है। m क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है। अभी के लिए 50% भी समझ में आ गया तो काफी ज्यादा है, बट ये तो काफी इंट्यूटिव वे में मैं आपको समझाऊंगा बाद में कि ये एग्जैक्ट होता क्या है, डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब ये स्लोप फाइंड आउट करना क्या है, वो सब चीजें हम धीरे धीरे पता चल लगाएंगे। अभी के लिए आपको ये देखना है कि लीनियर फंक्शंस होते क्या है। तो लीनियर फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशनशिप where each input has an output, function is often, ठीक है, लीनियर फंक्शन मतलब लीनियर लाइन की इक्वेशंस होते हैं ये। तो जितने फंक्शंस आप क्रिएट कर सकते हो करो। 5x इक्वल टू 3y ये भी एक लीनियर फंक्शन है, y/2 इक्वल टू 6 ये भी एक लीनियर फंक्शन है। तो सारे लीनियर फंक्शन जब आप प्लॉट करोगे तब कोई भी एक फंक्शन ले लो, फंक्शन आप चाहे तैयार करो, खुद का तैयार करो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तैयार किया है। मान के चलो कि ऐसा कुछ खुद का फंक्शन तैयार किया है, और आप जब पॉइंट्स डालते हो x की वैल्यू इतनी है तो y की वैल्यू इतनी है तो उतनी है, और आप जब वो प्लॉट करते हो और एक स्ट्रेट लाइन शुड बी पास्ड फ्रॉम ऑल द डेटा पॉइंट्स, फिर उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर डेटा पॉइंट्स यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो हम फिर उसको जो भी आपने इक्वेशन क्रिएट किया है, तैयार किया है, उसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, उसको हम नॉन लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट ए लीनियर इक्वेशन। लीनियरली बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू लीनियरली बढ़ रही है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जंप नहीं कर रही है, वो वैल्यू लीनियरली ही बढ़ रही है और लीनियरली बढ़नी चाहिए। तो सारी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। लीनियरली इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही यूनिट से बननी चाहिए। लीनियरली का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि अगर दुगनी भी हो रही है, स्क्वायर भी निकाल रहे हो आप, या फिर दुगनी मान के जो 2x हो रही है तो वो 2x सब केस के लिए होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हो गई है, सब डेटा पॉइंट्स के लिए 2x, मतलब x अगर 1 है तो y 2 into 1 है, 2x है, तो ये भी लिनियरली हम बढ़ा रहे हैं उसको, जिसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछो। अभी आप बोलोगे कि और इक्वेशंस तैयार कर सकते हैं क्या? हम तो कर सकते हैं, n नंबर ऑफ इक्वेशंस वी कैन हैव, दीज इक्वेशंस फॉर्म दिस लाइन, बट हम मशीन लर्निंग में सिर्फ एक ही इक्वेशन पढ़ते हैं, ये रिग्रेशन के लिए ये होता है ये इक्वेशन ax प्लस बी या फिर mx प्लस सी बोलो। इसी को हम मशीन लर्निंग के, जब मशीन लर्निंग शुरुआत होगी तब उसका अलग ही मतलब नेमिंग कन्वेंशन दे देंगे। वहां पे हम वहां पे लिखेंगे बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1। अभी के लिए उसको सिंपल फॉर्मेट में आप समझो mx प्लस सी। कितना समझ में आ गया सबको? यस सर। सर क्लियर है? क्लियर, राइट? यस सर। गुड गुड। हम देखेंगे लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, उसका एप्लीकेशन। ये लगता है ये एप्लीकेशन, बट ठीक है अभी कवर करेंगे या फिर कल करना है, जैसे आप बताओ। कल करते हैं। ठीक है, इसको हम कल करेंगे। अब मैं फिर से ये चीज रिपीट करता हूँ, ठीक है? लीनियर सिर्फ नाम बड़े बड़े हैं, राइट?
अभी आपको इंट्यूटिव वे में पता लग गया होगा कि लीनियर फंक्शंस होते क्या है। लीनियर फंक्शन का आउटपुट एक लाइन होनी चाहिए, फिर आप कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, बनाओ उस इक्वेशन को एक्स और वाई। इक्वेशन क्या है? एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन है, एक्स वाई और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। मैथमेटिशियन लोगों ने ऑलरेडी काफी सारे लीनियर फंक्शंस तैयार कर किए हैं। हमें अगर आपको रिसर्च करनी है तो हम खुद का भी एक फंक्शन तैयार कर सकते हैं। रिसर्च नहीं भी करनी है तो 2-4 मिनट अगर सोच भी लिया हमने तो 2-4 फंक्शंस तो आप वैसे भी तैयार कर पाओगे बिना देखे कहीं पे। ऐसे वाले कोई भी इक्वेशन ऐसे तैयार करो। यहाँ पे x इंटू 2 है, मैं x इंटू 3 कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, राइट। कोई भी एक इक्वेशन तैयार करो, इसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। अब हम देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन मशीन लर्निंग में कैसे होता है, हाउस प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है कल। मतलब हमारा मॉडल का आउटपुट बैकएंड में सिंपल मॉडल हम एक तैयार करेंगे कल, और इसको भी रिवाइज करेंगे। बट ये सबको याद रहना चाहिए, ठीक है? आप लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं, और इससे बाहर कुछ मत करो, ठीक है? मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है। ये कौन सा भी क्लास नहीं लेता है, कोई क्लास नहीं लेता, इसलिए वो पढ़ने में और डेप्थ में जाने मत जाओ। बट हाँ, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझ में आना ही चाहिए आपको। ये वाला एटलीस्ट लीनियर फंक्शन जो मैंने अभी पढ़ाया, मैंने जितना पढ़ाया उतना सिर्फ समझना है। बाकी तो यहाँ के तो पता है आपको क्या याद रखना है क्या नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और वो 3 डेफिनेशन, दैट्स इट। बाकी भूल गए सब कुछ तो भी चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल सुबह 10 बजे। मैं ओके हूँ अगर 10 का टाइमिंग 10:30 बजे भी किया तो भी, बट क्योंकि अजय बोल रहे थे कि अजय को कुछ शायद काम होता है सुबह, तो मैं तैयार हूँ। आप देखो, आप डिसाइड करो आपके ग्रुप में, कम अप विद वन टाइम 10:30 बजे। मुझे कोई हरकत मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेडी हूँ। 10 यही बजे ये कभी कभार तो फिर किसी को 10:30 पे भी दिक्कत हो सकती है, तो कोई हाँ मतलब हाँ, नहीं। वो भी इसीलिए बोला कि 10 बजे, मतलब ऐसा नहीं कि काफी, मतलब कोई 10:30 बजे बोल रहा है, कोई 11 बजे बोल रहा है, 10 o'clock या तब तक 9:30 मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग लेट हो जाते हैं ना, दोपहर हो जाती है, कहीं किसी को कुछ काम होता है सैटरडे संडे में, तो वो काम नहीं कर सकता है। लेट करने में वो फिर 12-1 बज जाते हैं, तो वो टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड करने में भी दिक्कत है। 9:30 या 10 का ये भी दिक्कत है। ठीक है, मिडल पाथ लेते हैं, 10 बजे ही रखेंगे हम, ठीक है? मिड पाथ अडॉप्ट करते हैं इसके लिए, ठीक है? यही टाइम कंटिन्यू रहेगा। चलिए, मिलते हैं कल 10 बजे सुबह। ठीक है, ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय। बाय बाय। सर बाय बाय, थैंक यू। सर